गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग के बारे में। जैसा कि पिछली क्लास के माध्यम से अपन ने अध्ययन किया था राजस्थान के परिचय के बारे में कि राजस्थान की क्या लोकेशन है, भारत में क्या अवस्थिति रखता है, क्या जनसंख्या है, राजस्थान में कितने ज़िले हैं, राजस्थान की सीमाओं के बारे में, चाहे वो अंतर्राज्यीय सीमा हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो। आज हम लोग इस क्लास में अध्ययन करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग के बारे में। सबसे पहले तो भौतिक विभाग क्या होते हैं। भौतिक विभाग क्या होते हैं तो किसी भी क्षेत्र के धरातल को उसकी बनावट या उच्चावच के आधार पे विभाजित कर देना क्या कहलाता है, भौतिक विभागों में बांटना ही कहलाता है। तो अपने राजस्थान राज्य के भौतिक विभागों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्या आता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जैसा कि आप नक्शे में भी देख रहे हैं कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। कौन सा भाग? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 पे आता है अरावली श्रेणी। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बाद राजस्थान में फैली हुई एक वलित पर्वतमाला जिसका नाम है कौन सा? अरावली पर्वत श्रेणी। नंबर 3 जो भौतिक विभाग आता है वो आता है पूर्वी मैदान, यानी राजस्थान में पूर्वी भाग में नदियों के द्वारा निर्मित मैदान जो क्या कहलाता है? पूर्वी मैदान। और चौथा जो इसको भाग है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वो पठारी भाग है। इसी भौतिक विभाग को नाम दिया गया है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये थे हुए अपने राजस्थान के भौतिक विभाग कि राजस्थान के कितने भौतिक विभाग हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। आज इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग। नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, साथ साथ आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि वीडियो जब आप सुनेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ करके पूरा का पूरा टॉपिक बहुत जल्दी आप फिर से क्या रिवाइज कर सकते हैं और उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। साथ के साथ नक्शा भी बनाइए और साथ नक्शे में जो जो चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है या मैं और भी आगे के मेंशन करूँगी उसको आप लोग भी करते जाइए। तो आज अपन अध्ययन करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे पहला है अवस्थिति कि राजस्थान में इसकी क्या लोकेशन है, क्या इसकी अवस्थिति है। तो जैसा कि आपको राजस्थान के नक्शे में दिख रहा है कि राजस्थान के कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था या इसकी पहली क्लास में बताया था कि कोई भी नक्शे में सबसे ऊपर की तरफ नॉर्थ यानी उत्तर, सबसे नीचे की तरफ साउथ यानी दक्षिण, आपके राइट हैंड की तरफ ईस्ट यानी पूर्व और आपके लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट यानी पश्चिम। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या आप कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला। मैंने बताया कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बाद आता है अरावली पर्वत श्रेणी। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर फैला हुआ है कौन सा प्रदेश? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो अवस्थिति में लिख दीजिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अवस्थिति क्या है? राजस्थान का पश्चिमी भाग, यानी राजस्थान के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में। देन आता है निर्माण या अवशेष कि राजस्थान के इस भौतिक विभाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अपनी पृथ्वी जो थी वो संपूर्ण पृथ्वी जो थी वो क्या थी? एक गोल गेंद के समान थी और इसके चारों ओर क्या था? पानी था। यानी आप कह सकते हैं कि अपना जो पृथ्वी पे व्याप्त जो धरातलीय भाग है वो क्या था? एक गोल गेंद के समान था और इसके चारों ओर क्या था? पानी था। तो जो ये
गोल गेंद के समान था, इसको कहा गया था पेंजिया। क्या कहा गया था? पेंजिया कहा गया था। और इसके चारों ओर जो पानी था इसको क्या कहा गया था? पेंथालासा। पेंथालासा कहा गया था। और यह जो गोल गेंद के समान या अपने सामने जो अभी व्याप्त हैं सातों महाद्वीप या आप कहेंगे पृथ्वी पे व्याप्त जो धरातलीय भाग हैं वो एक गोल गेंद के समान थे, लेकिन धीरे धीरे कार्बोनिफेरस युग के आते आते इस पेंजिया में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है और ये गोल गेंद के समान जो महाद्वीप एक गेंद के समान थे वो दो टुकड़ों में बंट जाते हैं। कितने टुकड़ों में? दो टुकड़ों में। इसका ऊपर वाला टुकड़ा कहलाता है अंगारा लैंड और इसका दक्षिणी भाग कहलाता है गोंडवाना लैंड। और जो इसके बीच का भाग रह जाता है जिसमें चारों ओर फैला हुआ पानी जो था, जो पेंथालासा जिसको कहा गया था, वो इसके बीच में आ जाता है और इसे कहा जाता है टेथिस सागर। क्या कहा जाता है? टेथिस सागर। और इस टेथिस सागर में ऐसा कहा जाता है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की ओर से आने वाली नदियां क्या करती हैं? अपने साथ जो बहाव लाती है उस बहाव को ये क्या करती है? यहाँ जमा करती जाती है। जो टेथिस सागर था उसमें नदियों के द्वारा लाया गया बहाव क्या है? वो यहाँ जमा करती जाती है। तो जो अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसका निर्माण या आप कहेंगे ये किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। यानी जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो बीच का भाग था, जो ये टेथिस सागर था, इसी का अवशेष है कौन सा लैंड? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब आपको ऐसा लगेगा कि मैडम एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मरुस्थलीय भाग है और एक तरफ आप कह रहे हैं कि इसका निर्माण टेथिस सागर से हुआ है। तो टेथिस सागर से हुआ है या ये टेथिस सागर का अवशेष है? इसका उदाहरण मैं अगर आपको दूं या इसको स्पष्ट करने का उदाहरण अगर आपको मैं दूं तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में जो ओकल वुड फॉसिल्स पार्क है वो क्या है? इसी बात को प्रमाणित करता है कि किसी जमाने में यहाँ मरुस्थलीय भाग ना होकर के ये सागरीय भाग था और इसमें उस जमाने की लकड़ियाँ भी मिली हैं जिसके अवशेष आज भी वहाँ है। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी भाग में निकलने वाले जो खनिज पदार्थ है, जो कोयला है, पेट्रोल है, ये सब किसका प्रमाण है? कि टेथिस सागर का प्रमाण है कि यहाँ किसी जमाने में क्या था? एक सागरीय भाग था। और यहाँ पाई जाने वाली जो अवसादी चट्टानें हैं, एक दूसरा सवाल आप ध्यान में रखिएगा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें? तो चट्टानों में नाम आएगा अवसादी चट्टानें। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें जो किस बात का प्रमाण है? कि ये टेथिस सागर का भाग है। तो ये हो जाता है इसका निर्माण या ये किस चीज़ का अवशेष है। अब आता है इसका क्षेत्रफल, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसका क्षेत्रफल क्या है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है अपने राजस्थान के संपूर्ण भौतिक विभागों में सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। राजस्थान के जो ये चारों भौतिक प्रदेश हैं, आपको नक्शे में भी स्पष्ट हो रहा होगा कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर अपन प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो अपने संपूर्ण राजस्थान का जो 100% भाग है उस 100 में से 61.11% भाग रखता है कौन? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आप देख रहे हैं कि राजस्थान के सारे या सभी भौतिक विभागों में सबसे बड़ा है कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब आता है जनसंख्या की। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो जनसंख्या निवास करती है 40%। कितनी करती है? 40%। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से जहां राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, वहीं संपूर्ण विश्व में अगर अपन मरुस्थलों की बात करें
अपन मरुस्थलों की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये स्थान रखता है 5वां। कौन सा स्थान रखना है? संपूर्ण विश्व में अपना जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ अपन कहेंगे यह भाग है किसका? अपने भारत देश में फैला थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल जो है वो संपूर्ण विश्व में 5वां स्थान रखता है, यानी अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में किसमें आ गया? 5वें भाग में। लेकिन यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला मरुस्थलीय प्रदेश माना जाता है। कहाँ? संपूर्ण विश्व में। और राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान की 40% जनसंख्या यह रखता है। अब आता है इसका विस्तार कि राजस्थान में इसका विस्तार कितने जिलों में है। तो अगर मैं संख्या की दृष्टि से बात करूं तो आते हैं 12 जिले। कितने आते हैं? राजस्थान में विस्तार जो आता है इसका वो आता है कितने जिले? 12 जिले। 12 जिलों में अगर अपन देखते हैं कौन कौन से जिले हैं, तो आपको याद रखने की भी मैं ट्रिक बता दूं कि हमेशा इसी तरीके से इसको याद रखिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जैसलमेर, जोधपुर और नागौर। जैसलमेर, जोधपुर और नागौर। इसके उत्तर की ओर अगर अपन बात करते हैं तो आ जाता है बीकानेर। इसके बाद आपका आ जाता है चूरू। इसके बाद आ जाता है झुंझुनू और इसके बाद आ जाता है सीकर। इसके और ऊपर की ओर चलते हैं तो आ जाता है गंगानगर। इसके बाद आ जाता है हनुमानगढ़। जैसलमेर, जोधपुर से नीचे दक्षिण की ओर आते हैं तो आ जाता है बाड़मेर, देन जालोर। और इसके भी दक्षिण में आते हैं तो आ जाता है कौन? पाली। और ये आपके टोटल डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी राजस्थान के ये जो 12 जिले हैं इनकी लोकेशन कहाँ है? इस तरह से है कि जैसलमेर, जोधपुर, नागौर। इसके उत्तर में चलेंगे तो बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। इसके ऊपर चलेंगे तो गंगानगर और हनुमानगढ़। और जोधपुर, जैसलमेर के नीचे की तरफ चलेंगे तो आएगा बाड़मेर और जालोर। और इसके दक्षिण में आते हैं तो कौन सा आता है? पाली जिला। और इसके लिए आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान राज्य के इन 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले भी घोषित किया है। क्या किया है? राजस्थान राज्य के इन 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले भी घोषित किया है। और यहाँ आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि आपसे पूछा जाए कि मरुस्थलीय जिले तो कितने हैं? 12। और आपसे पूछा जाए कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर फैले कितने जिले हैं, तो आता है कितने जिले? 13 जिले। यानी 13वां जिला जो है सिरोही, वो क्या है? मरुस्थलीय जिला नहीं है, लेकिन उसकी अवस्थिति क्या है? अरावली के पश्चिम की ओर है। तो मरुस्थलीय जिले कितने हैं? 12। इसके बाद आता है वर्षा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा कितनी होती है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा होती है 0 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक। 0 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक। नक्शे में जो यह डॉट डॉट से मैंने लाइन दिखाई है वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यानी समान वर्षा वाले भागों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा। और आपको लग रहा होगा कि ये एक लाइन और क्या है, तो मैं यही एक बार बता देती हूँ, बाकी मैं आपको स्पष्ट आगे करूँगी। ये वर्षा रेखा जो है वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और ये है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 0 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक क्या होती है? औसत वर्षा होती है। इसके बाद बात करते हैं इसकी मृदा के बारे में। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है, जिसका एक नाम और होता है एरिडोसोल्स। क्या होता है? एरिडोसोल्स मृदा पाई जाती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, जो कि क्या है? अनउपजाऊ मृदा है या कम उपजाऊ वाली मृदा है। इसमें इसके कण भी मोटे होते हैं, नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है और ह्यूमस की भी कमी होती है, जिसकी वजह से इसमें क्या है? उत्पादन कम होता है या उत्पादन क्षमता आप कहेंगे कि इस मृदा में कम होती है। देन अपन बात करते हैं इसकी वनस्पति के बारे में। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है कंटीली झाड़ियानुमा कंटीली
झाड़ीनुमा वनस्पति जिसका वानस्पतिक नाम होता है जीरोफाइट्स, क्या कहा जाता है? जीरोफाइट्स। और इन नामों को एरिडोसोल्स मृदा का नाम, जीरोफाइट्स वनस्पति का नाम, इन नामों को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है फसलें। तो फसलों के बारे में मैंने आपके सामने अभी जिक्र किया कि यहाँ कम उत्पादन वाली मृदा का विस्तार है, यानी उसका उत्पादन क्षमता क्या है? कम है। लेकिन यहाँ मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। मोटे अनाज जैसे बाजरा, बाजरा, ज्वार, इन सब का फसल यहाँ की जाती है। और एक दूसरा कारण मैं यह बता दूं फसल उत्पादन करने का कि ICNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के इस क्षेत्र में आने के बाद से इस क्षेत्र में जहां सिर्फ एक खरीफ की फसल प्राप्त की जाती थी, मोटे अनाज जो मैंने नाम लिया, अब IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रवेश से इस क्षेत्र में रबी की फसल भी जैसे मूंग, मोठ, ये सब भी प्राप्त किए जाने लगे हैं। तो मुख्य रूप से जो फसल आती है वो क्या आता है? मोटा अनाज, मोटा अनाज। हालांकि इसी क्षेत्र में फैला हुआ जिला कौन सा? गंगानगर और हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान का सबसे ज़्यादा अन्न उत्पादन वाले जिले माने जाते हैं। और गंगानगर को, यहाँ मैं एक लाइन बोलूँगी, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन के लिए कि राजस्थान का अन्न का कटोरा या राजस्थान का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो वो आता है गंगानगर जिला। और ये ज़्यादातर कंपटीशन, राजस्थान के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है या पूछा गया है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ भी इसी क्षेत्र में हैं, लेकिन वो क्या है? उत्पादन की दृष्टि से अच्छे धनाढ्य जिले हैं। नेक्स्ट फसलों के बाद अपन बात करते हैं इसके उप विभाजन के बारे में कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो पुनः फिर से दो भागों में बांटा गया है। और वो भी बांटा गया है किस आधार पे? कि इसमें होने वाली वर्षा के आधार पे। संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो वर्षा होती है उस आधार पे इसके उप विभाजन किए गए हैं। नंबर 1 जो आता है वो आता है शुष्क या महान मरुस्थल, शुष्क या महान मरुस्थल। और दूसरा जो आता है वो आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा आता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क या महान मरुस्थल जो आता है, इन दोनों का मैंने आपको बताया कि वर्षा के आधार पे ये दो भाग किए गए हैं। यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ऐसा भाग जहां 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो वो भाग कौन सा? शुष्क या महान मरुस्थल। और जहां 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वो भाग कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। और मैंने आपके सामने ये लाइन डॉट डॉट करके जो बनाई हुई है वो ही इन दोनों उप विभाजनों की क्या है? सीमा रेखा है। यानी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम की ओर का जो भाग है वो तो है महान मरुस्थल, और इसके पूर्व की ओर का जो भाग है वो है कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। और क्वेश्चन में एक बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या पूछ सकते हैं कि शुष्क या महान मरुस्थल प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन सी रेखा बनाती है? पूर्वी सीमा कौन सी? 25 सेंटीमीटर। क्या आपसे पूछे कि अर्ध शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा हो गई 50 सेंटीमीटर और पश्चिमी सीमा हो गई 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो ये हो गए इसके दो उप विभाजन। और इन दोनों उप विभाजनों में अपन जो अध्ययन करेंगे वो है शुष्क मरुस्थल या महान मरुस्थल का। इसको शुष्क मरुस्थल तो इसलिए कहा गया है कि इसमें वर्षा बहुत कम होती है, और इसको महान मरुस्थल इसलिए कहा गया है कि पूर्ण रूप से यह मरुस्थलीय भाग है, इसीलिए इसको महान मरुस्थल कहा गया है। अगर अपन शुष्क मरुस्थल या महान मरुस्थल के बारे में आगे बात करते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने इस नक्शे में एक डॉट डॉट करके गोल स्थान बनाया हुआ है, ऐसा एक सिंबल आपके सामने दिया हुआ है। तो इस सिंबल का मतलब है कि अपना जो शुष्क मरुस्थल है उसमें भी कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ क्या है? बालू का स्तूप। बालू का स्तूप सामान्य भाषा में मैं आपको बताऊं कि रेत के टिल्ले, यानी मरुस्थलीय भाग में क्या होते हैं? रेत के टिल्ले। तो इस संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सा जो अर्ध शुष्क या महान मरुस्थल है उसमें कुछ ऐसा पार्ट है जिसमें बालू का स्तूप नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जो ये गोल भाग आपको दिख रहा है इसके अंदर का जो भाग है वो क्या है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश।
और इसके अलावा जो बाकी का बचा हुआ भाग है, ये जो पूरा भाग आपको दिख रहा है, ये कौन सा है? ये है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी इस क्षेत्र में रेत के टीले हैं। और ये जो बीच गोल का भाग है, ये क्या है? बालू का स्तूप से मुक्त है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ बालू का स्तूप नहीं है तो फिर क्या है मैडम, ये भी बता दीजिए। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें रेत के टिल्ले नहीं है, लेकिन यहाँ चट्टानी भाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चट्टानी भाग पाया जाता है। और मुख्य रूप से यह जो भाग आता है, ये आता है जैसलमेर का पोकरण, जैसलमेर का पोकरण, जोधपुर का फलोदी, जोधपुर का फलोदी और बाड़मेर का बालोतरा, बाड़मेर का बालोतरा। इन तीनों जगहों के बीच का जो भाग है, जहाँ क्या है? रेत के टिल्ले नहीं है, तो क्या है? यहाँ चट्टानी भाग है। और इस चट्टानी भाग को क्या कहा जाता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अगर टोटल इस 100% भाग को अपन मानते हैं, जो अपन उप विभाजन नंबर 1 पढ़ रहे हैं, शुष्क या महान मरुस्थल, तो इसमें से मैं आपको बता दूं कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो है, ये पूरा का पूरा भाग जिसमें रेत के टिल्ले हैं, तो वो है 58.5% भाग। कितना है? 58.5% भाग। और जहां मैंने आपको कहा कि रेत के टिल्ले नहीं है, चट्टानी भाग है, तो वो कितना है? वो है 41.5% भाग। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है या इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने आपके सामने यह नाम लिया कि बालू का स्तूप, तो अपन जिक्र कर लेते हैं कि ये बालू का स्तूप क्या होते हैं। सामान्य भाषा में तो आप लोग समझ गए होंगे कि रेत के टिल्ले या धोरे जिनको कहा जाता है, वो क्या होते हैं? बालू का स्तूप होते हैं। लेकिन ये भी कई प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया कि संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, उसके बाद अपन ने इसका उपविभाजन भी किया। और उपविभाजन में सबसे पहला अपन ने पढ़ा कौन सा? शुष्क या महान मरुस्थल कि इसकी पूर्वी सीमा क्या है। इसमें 2 प्रकार के भाग पुनः बताए, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अभी अगर मैं आपके इसके विस्तार के जिलों की बात करूं, तो इसमें जिले आ जाते हैं जैसलमेर, जोधपुर का कुछ पार्ट, बाड़मेर का कुछ पार्ट और बीकानेर का कुछ पार्ट। यानी मुख्य रूप से जैसलमेर आता है, उसके अलावा जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर का कुछ पार्ट आता है किसमें? शुष्क या महान मरुस्थल में। तो अब अपन यहाँ बात करते हैं किसके बारे में? बालू का स्तूप के बारे में, कि बालू का स्तूप कौन कौन से होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो बालू का स्तूपों के बारे में मैं आपको बता दूं कि बालू का स्तूप होते हैं जैसे बरखान। क्या होते हैं? बरखान। बालू का स्तूप आपने नाम सुना होगा। बालू का स्तूप के बारे में अध्ययन अपन करते हैं। तो पहला आता है बरखान बालू का स्तूप। बरखान बालू का स्तूप। तो बरखान बालू का स्तूप जो होते हैं, वो मैं आपको शेप वाइज बता दूं कि अर्धचंद्राकार होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार होते हैं। दिख रहा है आपको? अर्धचंद्राकार होते हैं, यानी इस तरफ से हवा आ रही है तो रेत का जमाव जमते इकट्ठा होते होते ये अर्धचंद्राकार शेप ले लेते हैं। दूसरी बात इनकी विशेषता कि ये सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित अगर होते हैं तो कौन से टिल्ले या कौन से स्तूप? बरखान बालू का स्तूप। सबसे ज़्यादा ये विनाशकारी होते हैं, कि सबसे ज़्यादा विनाश इन बरखानों की वजह से ही होता है। और अगर इसके क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो आता है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। यानी आपसे ऑप्शन में दिया जा सकता है कि बरखान बालू का स्तूप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो उसमें से अगर आंसर है तो वो है जोधपुर का आ जाता है, जैसलमेर का आ जाता है, बाड़मेर का आ जाता है। और इसके अलावा यह कुछ एक मात्रा में शेखावाटी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में भी इस प्रकार के बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। देन नंबर 2 जो आता है बरखान के बाद, वो आता है अनुधेत्रीय बालू का स्तूप। क्या आ जाता है? अनुधेत्रीय बालू का स्तूप।
अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है समानांतर। क्या होता है? समानांतर, यानी हवा जिस तरफ से जा रही है उसके समानांतर ही ये रेत का जमाव करते जाते हैं। इनको सीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीप। इनको अनुदैर्ध्य भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? समानांतर बालू का स्तूप भी कहा जाता है। और इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें या किस क्षेत्रों में फैला है, तो ये महान मरुस्थल में ही फैला है। जहां मैंने इससे पहले बताया कि शेखावाटी क्षेत्र में भी बरखान बालू का स्तूप कहीं कहीं पाए जाते हैं, तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? महान मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। देन नंबर 3 जो आते हैं बालू का स्तूप का प्रकार, वो आता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो होते हैं वो होते हैं हवा के समकोण पर। जिस प्रकार मैंने बताया कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो है वो समानांतर होते हैं, तो उसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि अनुप्रस्थ जो होते हैं वो होते हैं समकोण पर। जैसे इस तरफ से हवा जा रही है तो इनका निर्माण होता है समानांतर, मतलब यूं ना होकर के इनका निर्माण होता है यूं। फॉर एग्जाम्पल बीच में कोई रुकावट आ जाए और उसके चारों ओर हवा के कारण रेत का जमाव हो जाए, तो वो किस प्रकार का बालू का स्तूप बनता है? वो बनता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और जिस तरफ से हवा जा रही है उसका ढाल होता है मंद, लेकिन जिस तरफ से हवा का विमुख भाग है वो क्या होती है? ढाल तीव्र होती है। इस तरफ की ढाल क्या होती है? तीव्र होती है। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो होते हैं वो राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और शेखावाटी क्षेत्र में, जहां बरखान वाले भाग हैं, लगभग उन्हीं भागों में पाया जाता है कौन सा स्तूप? बालू, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसके अलावा एक आता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। कौन से आते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक का मतलब होता है कि हवा के चलते हुए रास्ते में कोई छोटी झाड़ी आ जाती है, रास्ते में कोई छोटी झाड़ी आ जाती है और उस झाड़ी की रुकावट के कारण जो रेत का जमाव हो जाता है झाड़ी के चारों ओर, वो क्या कहलाता है? पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाता है। और पैराबोलिक बालू का स्तूप जो है वो लगभग कहाँ पाया जाता है? संपूर्ण राजस्थान में इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसके बाद जो आता है, एक आता है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप। और नेटवर्क बालू का स्तूप वो स्तूप होते हैं या वो रेत के टिल्ले होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, उन्हें कहा जाता है नेटवर्क बालू का स्तूप। और ये विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के हनुमानगढ़ से लेकर के हरियाणा के हिसार जिले तक जो फैले हुआ भाग है उसमें किस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं? तो वो है नेटवर्क बालू का स्तूप। और नेक्स्ट आता है, या मुख्य इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप होता है जब चारों ओर से आने वाली हवा और उस हवा के प्रभाव से जिस प्रकार रेत का जमाव हो जाता है और उसकी शेप हो जाती है एक तारानुमा, तो वो कहलाती है क्या? तारा बालू का स्तूप। और यह कोई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है कि विशेष रूप से ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जैसलमेर के मोहनगढ़ जिले में, जैसलमेर के मोहनगढ़ जिले में, और गंगानगर के अनूपगढ़ एवं सूरतगढ़ जिले में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने अध्ययन किया किसके बारे में? शुष्क या महान मरुस्थल के बारे में। इसके आगे की क्लास जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अभी अपन इसका अध्ययन करने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगी? एक लंबी क्लास हो जाएगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।